हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे बेटा आपका अगला टॉपिक जो है मैग्नेटिक मोमेंट। और हम एक करंट कैरिंग कॉइल को एक बार मैग्नेट ट्रीट करेंगे। उस बार मैग्नेट पे टॉर्क क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो भी हम बेटा डिस्कस कर रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन देखिएगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे सवाल आपके साथ लाए हैं। आपको हम मेंस के अच्छे पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज, ये सब आज के क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पूरा सेशन में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बेटा आप फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस सेशन के नोट्स मिल रहे होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट से। देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप पे बात हो रही है। इसका फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए तो n इंटू आई इंटू ए। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है, आओ इसको मैं समझाता हूं। बच्चों देखो, अगर मैं करंट कैरिंग लूप मान लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, ये एक लूप है ऐसा और करंट यूं जा रहा है, इस तरीके से करंट पूरा फ्लो हो रहा है। अब मैं आपको पूछूं कि बेटा इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो देखो, लूप की मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बताते हैं? करंट की डायरेक्शन में हम राइट हैंड रूल, राइट हैंड उंगलियां घुमाते हैं। तो देखिए, लूप में करंट के डायरेक्शन में घुमाए तो अंगूठा आपको दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मिलता है। अब आप एक काम करिए, कंपास ले लीजिए और हर जगह अलग अलग जगह पे कंपास रख के इसकी अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। यहाँ पे एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, वो आप निकाल ही लेते हो। अलग अलग पॉइंट्स पे जब आप देखोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी मिलती है। ये इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही होती है। समझ गए? यस। और यहाँ पे भी सिमिलरली इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। डायरेक्शन भी बता दिया मैंने आपको। यस, इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी। अगर मैं देखता हूं, कंपेयर करता हूं इसको बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से, मैं एक बार मैग्नेट ले लेता हूं, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? बाहर की बात करेंगे तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, और इनसाइड द मैग्नेट बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ होती है। यस, अब देखिए, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट करिए। चलिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप मिल रहा होगा। यस, देखो, कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है क्या आपको? कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है क्या बेटा? बताओ तो जरा, कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है क्या? बताओ बताओ बताओ। एग्जैक्ट सिमिलर है, सेम पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न। जैसा यहाँ पे पैटर्न है, ठीक वैसा ही पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यस, करेक्ट। देखो, सिमिलर पैटर्न है, तो जब सेम पैटर्न है तो इस लूप का बिहेवियर भी मैग्नेट की तरह ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट कैरिंग लूप को एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करूंगा हमेशा। तो करंट कैरिंग लूप के बहुत सारे सवाल आएंगे, तो मैं इसकी जगह एक बार मैग्नेट रख दूंगा और फिर मैं बार मैग्नेट पे वो वर्किंग कर रहा हूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बार मैग्नेट बना, ये जो एक मैग्नेटिक डायपोल बना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? ये मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेट कितना पावरफुल है, उसको बताने के लिए आप डिफाइन करते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या फिर सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देंगे जल्दी से। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बता रहा होगा? कितना पावरफुल मैग्नेट है। ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट तो ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा, कम मैग्नेटिक मोमेंट तो कम पावरफुल मैग्नेट बनेगा। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है बेटा कैपिटल एम। कैपिटल एम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है?
तो मैग्नेट में ये क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, जल्दी से बताओ बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था -q से +q, इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन वैसे ही यहाँ पे करें, नेगेटिव से पॉजिटिव, साउथ को नेगेटिव पोल से कंपेयर कर सकते हैं, नॉर्थ को पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन कहाँ से हुआ, साउथ से नॉर्थ। साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए आपके पास एक लूप है तो लूप का करंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द लूप लेते हैं, एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। और एरिया का एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, वो होता है, तो m वेक्टर इज I इंटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है, सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड समझो। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इस लूप का एरिया, है ना। जैसे डिस्क है तो डिस्क का एरिया πr², रिंग का एरिया πr², तो लूप के अंदर का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है बेटा, मैग्नीट्यूड तो समझ ही गए एरिया के बराबर है, डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन इसका होता है परपेंडिकुलर टू लूप, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग लूप है, उस लूप से परपेंडिकुलर। अगर लूप XY प्लेन में है तो एरिया Z एक्सिस, अगर लूप XZ प्लेन में है तो एरिया Y एक्सिस। इस तरीके से आपको लेना है। डायग्राम थोड़े से बना देते हैं। सोचो अगर यहाँ पे लूप ऐसा है तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। सोचो लूप ऐसा है टिल्टेड, तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट हो जाएगा। इसको आप राइट हैंड रूल से करना हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड सिखा रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी राइट हैंड रूल से ही आप एरिया वेक्टर निकालिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सोचो लूप ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा है, ये करंट पहले ऊपर से अंदर जाता है और फिर अंदर जाके वो बाहर आ रहा होता है। इसका बताइए जल्दी से, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किस तरफ लेंगे, जल्दी से बताइए। फिर नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। इसका एग्जैक्ट उल्टा कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन ऊपर से बाहर आ रहा है करंट, नीचे से अंदर जा रहा है, इस तरीके से। इसमें बताइए, इस तरीके से ये रिंग का प्लेन है और आपको रिंग के करंट का डायरेक्शन दिया है, तो राइट हैंड रूल, यहाँ पे अंदर जाना है ऊपर से, ठीक है, तो ऊपर आपकी उंगलियां अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, तो ये एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए ऊपर से बाहर आना है इस तरीके से, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ। समझ गए, करंट इनटू एरिया लेना। ये लूप रिंग है तो πr², स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ, ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एलिप्स है तो पाई ए बी। इस तरीके से अलग अलग शेप पे अलग अलग एरिया होगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी जाए, n टर्न्स कर दी जाए, वही देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसे n टर्न्स कर देते हो एक ही जगह पे, सिंगल रेडियस पे, एक ही जगह पे अगर आपने यहीं पे बहुत सारे टर्न्स बना दिए, सेम साइज के टर्न्स बना दिए, समझ गए, तो एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया I इंटू πr²। नंबर ऑफ टर्न्स, फिर हर एक टर्न का अपना अपना I होगा, जोड़ देंगे पूरे सिस्टम के लिए, तो NIA आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। वेक्टर भी बना देता हूं मैं आपके लिए। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, शाबाश। चलो थोड़े से सवाल जवाब हो जाएं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए बच्चों को। आइए देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सिस बना के भी दे देता हूं, एक्स वाई जेड। सोचिए एक्स वाई जेड इस तरीके से एक्सिस थी, और आपको जो लूप दिया है वो लूप इस तरीके से दिया है, ठीक है, ये रहा आपका लूप, इस तरीके से आपको लूप दिया है। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम बनाते हैं ना, वो राइट हैंड रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल फॉलो कर रहा है क्या, देखो I क्रॉस J K में जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आप कभी भी आपको कोई भी राइट हैंड रूल सिस्टम दिया रहेगा तो इसको फॉलो जरूर करेगा। तो x अगर यहाँ माना है, y अगर बाहर माना है, तो x क्रॉस y नीचे जा रहा है,
तो ये देखो गलत हो गया ना, इसीलिए मैं आपको सही करके यहाँ पे दे देता हूँ, x इधर लिख देता हूँ और y इधर लिख देता हूँ। अब देखिए x आउट ऑफ द प्लेन है, x से y की तरफ उंगली गई, z एक्सिस ऊपर आ रहा है, सही है, ये सही है। तो अभी प्लेन कहाँ पे हुआ, देखो प्लेन हुआ x z प्लेन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस में यानी i क्या k कैप में, तो ये हो गया i इंटू स्क्वायर है, सोचो l लेंथ का, तो i इंटू एल स्क्वायर और डायरेक्शन j कैप y एक्सिस के अलोंग, समझ गए पक्का। तो प्लेन अगर एग्जैक्ट प्लेन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट y एक्सिस में, थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए, प्लेन xy प्लेन में है अगर आपकी कॉइल जो है वो xy प्लेन में है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा बच्चे, k कैप पे। कॉइल अगर yz प्लेन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे होगा, i कैप में। कॉइल अगर xz प्लेन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, y एक्सिस के अलोंग, समझ गए बेटा। अब ये देखना पड़ेगा प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन में कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको एक सवाल दे रहे हैं, जेई में आया हुआ सवाल है, उसमें ना पैटर्न बदल दिया है, अलग तरीके से पूछ रहे। देखो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये देखिए सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। तो लूप कैसा है, 3D में लूप है, एक्स वाई जेड एक्सिस दी हुई है, इसी के हिसाब से आपको लेना है सिस्टम। और देखिए यहाँ पे ये वाली जो वायर है ए बी, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ए बी सी डी ऐसे फ्लैट एक्स वाई प्लेन में है, और ए एफ ई डी डी ई एफ ए ये आपका सीधा वर्टिकल प्लेन है, कौन सा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में 3 वायर हैं और 3 वायर आपका ए बी सी में है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो अब देखो ऐसे सवालों को आप कैसे हैंडल करोगे, समझना सीखना है। यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, ए बी सी डी लूप पूरा नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट तो लूप के लिए बात करी थी, यहाँ तो लूप पूरा ही नहीं है, एक वायर मिसिंग है। और ठीक उसी तरीके से ए डी ई एफ भी लूप मिसिंग है, उसमें भी एक वायर मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, अपनी समझदारी से यहाँ पे 2 वायर अज्यूम कर लोगे, ठीक है। 2 वायर क्यों सर, आओ बताता हूं। पहले आप क्या अज्यूम करोगे कि एक्स वाई प्लेन में कंप्लीट करने के लिए आप अज्यूम करोगे इस तरीके से एक लूप ए बी सी डी, और ये वायर आप मान लोगे और जिसमें करंट यूं जा रहा होगा इस डायरेक्शन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे एक लूप पूरा हो गया फ्लैट एक्स वाई प्लेन में। फिर आप z और x वाले लूप को पूरा करने के लिए देखिए, आप यहाँ पे जब मानेंगे तो देखिए ये आपका लूप था, ये वायर आप अज्यूम कर लीजिए और इसके हिसाब से ये करंट यूं जाना चाहिए, ये वायर है DA, ठीक है। अब एक करंट मैंने यूं मान लिया इसको पूरा करने के लिए, एक करंट यूं मान लिया इसको पूरा करने के लिए। अब देखो कमाल की चीज क्या है, AD में नेट करंट कितना है, 0। AD में एक्चुअल में तो कोई करंट है नहीं, तो जब हम इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं तो आप देखो AD में यहां से करंट और AD में यहां से करंट, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों को सुपर इम्पोज करूंगा तो नेट करंट AD में 0 आएगा, वही मुझे चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ फॉलो होना चाहिए। अब मेरे पास 2 अलग अलग लूप हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट में इन दोनों लूप का वेक्टर एडिशन कर दूंगा, बस सिंपल दैट्स इट। एक्स वाई प्लेन में है तो इसका देखिए डायरेक्शन के हिसाब से भी मेरे को पता पड़ रहा है, के कैप में करंट इंटू एरिया देखो दिया, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल के कैप में, समझ गए सिंपल। इसके लिए देखिए करंट इंटू एरिया, सेम एरिया है, लेंथ इंटू थिकनेस, और इसका डायरेक्शन देखिए किधर आ रहा है, यूं देखिए ये आ रहा है प्लस जे कैप में, तो आई ए बी प्लस जे कैप, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए बेटा। यस, तो चलें आगे। फिर इसका फाइनल आंसर देखो क्या होगा। एक तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देखो क्या आ जाएगा, √x² + y², ये आ जाएगा IAB √2। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो क्या है, कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है J कैप + K कैप, ये डायरेक्शन है।
और याद रखना डायरेक्शन का वेक्टर पूछे मतलब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, वाई का 1 जेड का 1 वहां रखो तो √2, तो ये हो गया डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। देखो ऑप्शन ए में आंसर आ रहा है। इसी तरीके से एक और लूप आपको दे देते हैं, आइए देखिए कैसे। एक्स वाई जेड, ठीक है, लूप देखिएगा किस तरीके से बनाया जा रहा है। आप देखिए ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन में है। हर प्लेन को मैं अलग कलर से दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी टू आइडेंटिफाई हो। अब देखिए ये आपने एक्स वाई प्लेन में बना दिया, 2 वायरें इस तरीके से बना दी। फिर आपने क्या किया, वाई जेड प्लेन में 2 वायरें बना दी इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब यहां पे मैं करंट शो कर देता हूं, करंट का डायरेक्शन ये रहा, ये करंट का डायरेक्शन है। करंट आइए सारी लेंथ L मान लीजिएगा, कंप्लीट लेंथ L मान लीजिएगा, यानी स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे बताओ, ये येलो कलर का लूप तो पूरा नहीं है, इसमें 2 ही लाइनें, 2 लाइनें मिसिंग है, तो ये जो 2 मिसिंग लाइनें थी उसमें करंट मान लेना इस तरीके से लूप पूरा करते हुए। फिर वैसे ही ब्लू लूप के लिए पूरा करंट मान लेना और ग्रीन के लिए भी पूरा करंट मान लेना। अब फिर इन तीनों को सुपर इम्पोज करोगे ना, तो जहां पे 0 करंट था वहां पे 0 करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये 3 लूप हो गए। इस लूप का ऊपर IL² प्लस एक्स वाई प्लेन का बाहर IL² प्लस यहां पे बताइए YZ प्लेन का इस तरफ एक्स एक्सिस में IL², ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज और सिखा रहे हैं, ये भी काफी पूछी जाती है, तो ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आपके पास एक लूप है इस तरीके से L लेंथ का, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल रहे हैं तो आ रहा है IL², ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब देखिए दरवाजा होता है ना, डोर, ठीक है, तो जिस तरीके से दरवाजा घुमा रहे हैं उस तरीके से ये दरवाजा आप घुमाइए, बाहर निकालिए। तो इसको ऐसे बाहर निकालिए। अब आपको ये सेटअप ना देके डायरेक्टली ये वाला सेटअप दिया जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको बोला एक लूप है जो इस तरीके से है, जो आपका 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और करंट का मैं ये डायरेक्शन दे देता हूं ABCD। अब बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर क्या होगा। तो अब देखिए ये ऐसे ना हो कि ऐसा है, तो इसका बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ये मार्कर से मैं दिखा रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। अब ध्यान से सोचना, यहां पे यही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ये नहीं दिया रहेगा, ये मैं सोचने के लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करा रहा हूं। आप सोचो ये दरवाजा है और ये पहले ऐसा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर था जेड एक्सिस में। अब दरवाजा 30 डिग्री घुमाया तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हुआ बताओ, ध्यान से देखो, ये भी तो घूम गया कितने एंगल से, 30 डिग्री से। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जेड एक्सिस से 30 डिग्री पे होगा। पहले वो ऐसे था, फिर अब ऐसे हो गया। तो अब जब इसका कंपोनेंट आएगा तो m cos 30 डायरेक्शन में आएगा। और देखिए ये ऐसे हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट z में और दूसरा कंपोनेंट इधर, वो x एक्सिस है, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट x में, तो x में कंपोनेंट आ जाएगा m sin थीटा, लेकिन वो कंपोनेंट -i में होगा। तो ये मिला आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। इसे देखिए वैल्यू रख दीजिए, तो -IL² प्लस IL² √3/2 ये तब जब स्क्वायर हो, ठीक है, नहीं तो रिस्पेक्टिव शेप की एरिया लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। आइए अब आगे चलते हैं, अब हम अगली कहानी पे समझ रहे हैं। अगली कहानी क्या है देखिए, सबसे पहले तो वेक्टर है, नेचर पढ़ लिया, वेक्टर डायरेक्शन हो गया, इसको हम एक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक पोल मान रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि आपको नॉर्थ पोल दिखेगा कि साउथ पोल, ये कैसे पहचानोगे। चलो ये भी हम पहचानना आपको सिखा देते हैं। मान लीजिए आपने सामने से देखा करंट था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
मान लीजिए अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देख रहे हैं तब किधर होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है बस। यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ तो अंगूठा बाहर आया, तो अंगूठा नॉर्थ की तरफ होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा। यस, मतलब जब इसको आप एक मैग्नेट मानोगे तो नॉर्थ साउथ आउट ऑफ द प्लेन, नॉर्थ पोल आउट ऑफ द प्लेन होगा और साउथ पोल इनटू द प्लेन होगा। समझ गए, इनटू द प्लेन होगा। यस, पक्का कंफर्म। तो इसको हटा के आप ऐसा मैग्नेट मान लोगे और नॉर्थ पोल बाहर साउथ पोल अंदर, इस तरीके से एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे आ जाओ तो इसमें राइट हैंड रूल करो। राइट हैंड रूल कर रहे हैं तो इस तरीके से घूम रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है। तो इसका जब आप मैग्नेट बनाओगे तो आप लिखोगे नॉर्थ पोल अंदर साउथ पोल बाहर। आया बेटा समझ में, इस तरीके से। तो नॉर्थ इनटू द प्लेन और साउथ आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे लिखोगे आप। यस, साउथ आउट ऑफ प्लेन। अब देखो नॉर्थ पोल दिख रहा था ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज में करंट जाए तो आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, क्लॉकवाइज में करंट जाए तो आपको साउथ पोल दिख रहा है। वही लिख रहा है कि आपके देखने से अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको साउथ पोल दिखेगा मैग्नेट का, और आपके देखने से अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो करंट आपको नॉर्थ पोल दिखा रहा है मैग्नेट का। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बेसिक क्लॉकवाइज है तो आपको साउथ पोल दिख रहा होगा। इस तरीके से आपने क्लास 10th में डायग्राम भी बनाए हैं और आपका इस तरीके से नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। ये 10th क्लास में से डायग्राम भी आते थे, याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे एवरेज करंट इनटू एरिया लेंगे आप। एवरेज करंट को चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब टाइम पीरियड क्या है? एवरेज करंट चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को देखो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं 2 पाई बाय ओमेगा लिखता हूं तो ये देखिए क्या आ रहा है सिस्टम, ये सिस्टम आ गया क्यू पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। समझ गए, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इसी तरीके से टाइम को और भी अलग अलग चीजें लिख सकते थे, तो उनके टर्म्स में आपको आंसर आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड और ये ओमेगा के टर्म्स में। तो देखो ओमेगा के टर्म्स में बड़ा फेमस है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे एक रिलेशन है जो बहुत काम आता है। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं इसी पार्टिकल का तो होता है एम वी आर, मानते हो ये बात? अच्छा, v को मैं आर ओमेगा लिख दूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम आर ओमेगा इंटू आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा लिखा करते थे। यस, इसे मैं एम ओ आई लिख देता हूं। अब देखो जरा, अब देखो जरा इसका और इसका रेशो लो। देखो m को l से डिवाइड करो तो वो आएगा q अपॉन 2m। देखो जल्दी से डिवाइड करो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करोगे तो रेशो आ रहा है चार्ज अपॉन ट्वाइस ऑफ मास। ये भयंकर इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो यही आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक डिस्क है, डिस्क में पूरे पे चार्ज था, कंप्लीट चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज क्यू, रेडियस आर, इसे घुमा दिया ओमेगा से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस है जो आउट ऑफ द प्लेन जा रही है सेंटर से पास करते हुए। तो बताइए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? आप क्या बोलोगे? सर एक बाहर वाला चार्ज पकड़ो, वो घूम रहा है तो एक बाहर वाला करंट जा रहा है, फिर उसी तरीके से थोड़ा अंदर आओ, वहां भी चार्ज घूम रहे हैं तो वहां भी करंट। इस तरीके से हर एक पैटर्न पे, हर एक रेडियस पे करंट। तो आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ, एक्स पे dx करके रिंग मानता हूँ, उसमें हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। इंटीग्रेशन से इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन वो हो गया बड़ा तरीका। आप डायरेक्ट ये फॉलो कीजिए। जी हाँ,
ये फॉलो कीजिए। डिस्क में मास और चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये लागू होगा, जो जनरली देते ही हैं। और एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। आई क्या बेटा यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2। बस अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा q/2m इंटू एल, q/2m इंटू mr²/2 ओमेगा। और देखिए आ गया q ओमेगा r²/4, यानी बिना इंटीग्रेट किए आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। तो रिंग को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाओ mr², डिस्क को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाओ परपेंडिकुलर के अबाउट mr²/2, सॉलिड स्फीयर को किसी भी डायमीटर के एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल को किसी भी डायमीटर के अबाउट 2/3 mr²। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना, आई इंटू ओमेगा करके फिर m/l इक्वल टू q/2m में वैल्यू रखना। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा यहां से ये आएगा, ये निकाल के चेक करना। अब अगर आपको कोई बोले रिंग का डायमीटर है सर, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए याद दिला रहा हूं, mr²/2। इसी तरीके से अगर डिस्क के डायमीटर के अबाउट बोला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/4। इनके हाफ हो जाते हैं डायमीटर के अबाउट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर कैसा होता है वो भी आपको बता देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है m×b, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -m.b। देखिए ये सिखा देते हैं आपको। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल से मैं कंपेयर करता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल से अगर मैं याद करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे, डायपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता था तो फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड क्या कहते थे आप? 0। याद है? टॉर्क होता था, वो होता था P×E। और टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होता था? टॉर्क का डायरेक्शन इस तरीके से ताकि वो खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल चाहता है मैं भी इधर इसी तरफ आ जाऊं, तो ये आपका टॉर्क लगता था। और पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की एक्सटर्नल फील्ड में होती थी -P डॉट प्रोडक्ट ऑफ E, बेसिकली -PE cos थीटा। P डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट हो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो इस पे बताओ सबसे पहले तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो हो जाएगा 0, सेम टू सेम। और टॉर्क की बात करें तो बस डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये रहा डायपोल का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम, P की जगह M, E की जगह B, तो -mb cos थीटा। ये बेटा आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? पक्का? चले, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, अलाइन होना चाहिए। डायपोल जो है, मैग्नेट जो है, वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये अपोजिट जब होंगे तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए ये ध्यान रखिएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं अब कहानी को, और सवालों का सिलसिला हम चालू करते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए आपके लिए। अगला सवाल देखिए, ये 2026 जेईई मेंस अप्रैल में आया हुआ सवाल है। इंसुलेटेड वायर है, ये कॉइल बना रही है, कॉइल में टोटल टर्न्स है 200 और आपको बोला है इनर रेडियस है R1। यहां पे इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। समझ गए? बीच में गैप था, फिर आपने टर्न्स घुमाना चालू कर दिया। आपसे बोल रहा है सब टर्न्स में, हर टर्न में करंट है 20। जैसे स्पाइरल बनाते हो ना, वैसे ही स्पाइरल है। हर एक वायर में करंट इतना है 20 मिली एम्पियर।
मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो देखिए बहुत सारे हैं और कंटिन्यूस है, तो सबका एडिशन होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैसे करोगे ध्यान से समझना। x लेंथ पे dx थिकनेस का एक लूप मान लीजिए, x लेंथ पे dx थिकनेस का एक लूप मान लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हो, करंट इंटू एरिया। करंट तो सेम है, एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई होगा, n डैश मान लेता हूं। यहाँ पे सारा गेम ऐसा था कि नंबर ऑफ टर्न्स को आप ढंग से लिख पा रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूं, ये जो थिकनेस है, थिकनेस, इस थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, R2 माइनस R1 थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स n मान लेता हूं। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, dx थिकनेस की। तो dx में कितने आ गए, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड, n अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dx। ये है नंबर ऑफ टर्न्स, इतनी सी थिकनेस में वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए n डैश बेसिकली ये आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, जल्दी से देखो, I इंटू यहाँ पे करंट इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रख दी। देखिए क्या मिला आपको, ये मिला। तो अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, कॉमन टर्म्स बाहर ले लीजिए, यस, और इंटीग्रेशन में देखो क्या मिला, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, R1 से R2 रेडियस ये रही। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, I पाई n अपॉन R2 माइनस R1। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब बाई 3, तो अपॉन में एक 3 आ जाएगा बेटा, और आपका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब आपकी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ये मैग्नेटिक मोमेंट, दैट्स इट। करंट की वैल्यू रखना, देखो दी है आपको 20 मिली, पाई 3.14, n 200, R1 3 सेंटीमीटर, इसको 0.03 रखिएगा मीटर में करके, R2 रखिएगा 6.06 मीटर, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बेटा आपका आएगा अल्फा अपॉन 100, अल्फा हो जाएगा 2.64। इसको सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, बस इसमें वैल्यू डालनी है। आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए, एक स्क्वायर लूप है जिसमें 2a साइड लेंथ है। 2a क्यों देते बताओ, a क्यों नहीं देते, a इसलिए नहीं देते हैं ताकि आप में कांस्टेंट गलत करवाया जाए। एरिया क्या लिखोगे, लेंथ का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो कुछ बच्चे एरिया a स्क्वायर लिख देते, कुछ बच्चे एरिया 2a स्क्वायर लिख देते, इसलिए गलती हो जाती है। तो इसलिए ऐसे सवाल आते हैं, तो बहुत केयरफुल। एक स्क्वायर लूप है, ये साइज दी है, करंट आई है, XYZ प्लेन में रखा है, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन है, एक लॉन्ग वायर है कैरिंग द सेम करंट प्लेस्ड पैरेलल टू द Z एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप बताइए। टॉर्क क्या है, M क्रॉस B, यही आपको बेसिकली बताना था। अब यहां पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली टॉर्क का हो जाता है MB इंटू साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, M और B के बीच का एंगल। अब जल्दी से देखो ये सिचुएशन क्या है, मैं आपको बना के बता दूं। आपको बोला है ये दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। तो आपको पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूं। XZ प्लेन, XZ प्लेन में हमने लूप को रख दिया, इस तरीके से हमने ये लूप को रख दिया XZ प्लेन को, ठीक है। XZ प्लेन में हमने ये लूप को रख दिया इस तरीके से, सेंटर से आपकी Y एक्सिस यहां से पास कर रही थी। अब Y एक्सिस में 0, B मतलब ये वाला पॉइंट, यहां पे करंट पैरेलल टू Z एक्सिस जा रहा है। इसका मतलब करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड सोच के लूप के मैग्नेटिक मोमेंट से मल्टीप्लाई करनी थी। तो आइए, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बाहर आती हुई, तो ये अगर लूप है Z एक्सिस X एक्सिस, तो इसमें देखो उंगली रखोगे तो ऐसे बाहर आती हुई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगी, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, लूप से परपेंडिकुलर, यानी वो इधर आ रहा होगा। तो बताइए जरा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया M इंटू बी। अब M कितना होगा, करंट इंटू एरिया, I इंटू 4a स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की होती है
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये डिस्टेंस है b। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर। म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर एक 2 बचेगा तो 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये गलत हो गया, ए क्यूब नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे ऐसे सवाल? तो ये आपका सवाल था। अगला सवाल आते हैं, ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए क्या पूछ रहा है। अभी बताया था मैंने दरवाजे वाली ट्रिक, तो उसी से ही कर रहे हैं। आपसे बोल रहा है फोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स बताइए और टॉर्क ऑन द लूप बताइए। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। तो आइए मैं सिखाता हूं। सबसे पहले टॉर्क निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका एक्स एक्सिस में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए? अब आप मैं बताऊं मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा। तो सेम ये मान लीजिए दरवाजा पहले बंद था, दरवाजा पूरा एक्स वाई प्लेन में था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे होगा जेड एक्सिस में। फिर आपने दरवाजा 30 डिग्री टिल्ट किया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 30 डिग्री टिल्ट हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, ये एंगल 30, ये 90, तो M और B के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। बस हो गया सॉल्व। तो टॉर्क कितना लिखोगे बेटा, टॉर्क लिखोगे M B साइन 120 डिग्री। M क्या है NIA, A कितना है रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, साइन 120 हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 रूट 3/2। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। ये मोर देन वन करेक्ट सवाल है। अब आपसे पूछ रहा है ए बी वायर पे फोर्स बताइए, बी सी वायर पे फोर्स बताइए, सी डी वायर पे फोर्स बताइए, डी ए वायर पे फोर्स बताइए। सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो टोटल फोर्स ऑन लूप बताइए, नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप होता है 0। सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म फील्ड में। सिंगल वायर पे फोर्स कैसे निकालते हैं, सिंगल वायर पे मैग्नेटिक फोर्स हमने पिछले ही लेक्चर में सीखा था, आई एल क्रॉस बी लेते हैं और एल इफेक्टिव लेंथ हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। सबसे पहले ए डी ए का निकाल लेता हूं मैं, सबसे सिंपल डी ए का निकाल लेता हूं। देखो तो डी ए का फोर्स, करंट यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, करिए फोर्स कैसे लिखोगे, आई एल, एल किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन था जे कैप क्रॉस बी आई कैप, तो ये हो गया बी आई एल, जे क्रॉस आई होगा माइनस के कैप, समझे? ये हो गया डी ए पे फोर्स। यस, अब देखो आपको ये चक्री चलाते आनी चाहिए बेटा हमेशा, आई जे के, ये चक्री चलाना आनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की, कि भैया जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो डी ए पे फोर्स कितना है देखो माइनस के में, बी आई ए, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन वायर्स थी, एन वायर्स थी तो इसीलिए इनटू एन हो गया, इसीलिए यहाँ पे एन मल्टीप्लाई है। अब देखना आप डी ए का जो डायरेक्शन है और बी सी का डायरेक्शन एग्जैक्ट उल्टा है, बी सी का डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, ए डी यहां था बी सी यहां है, लेकिन डायरेक्शन इसी तरीके से, तो सब कुछ सेम है, बस एल वेक्टर की जगह माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे बी सी में आंसर इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो बी आई एल एन प्लस के कैप में आ जाएगा। तो बी सी देखिए कहाँ है, यहाँ पे, ये प्लस के कैप सही है। इसी तरीके से ए बी और सी डी की बात हो रही है, चलो ए बी और सी डी की अब बात कर लेते हैं। ए बी और सी डी में देखिए, आपको पहले मैं यहाँ पे ये बता देता हूं, ये कौन सी वायर है, ये वायर है आपकी सी डी वायर है, ठीक है सर। तो ये वायर हो गई आपकी सी डी और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये एंगल 30 था तो ये एंगल 120 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला देखूं, वो क्या था, बी आई एल साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन बी आई एल, यहाँ पे साइन थीटा होगा 120 डिग्री, और साइन 120 क्या आ जाएगा बेटा, √3/2, एम आई राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या आपका आंसर √3/2 आ रहा है,
कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देख के बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पे एंगल कहीं गड़बड़ तो नहीं लिया सर ने, यहाँ पे एंगल कहीं गड़बड़ तो नहीं लिया सर ने। आ जाओ, इसको अलग तरीके से थोड़ा सोच। सी डी वायर कैसी है यहाँ पे, ठीक है। ये पता है, ये आप ना राइट हैंड रूल अगर जान जाओ और राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस हो जाए तो आप फटाफट कर सकते हो। ये सी डी इस तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो सी डी से आप कलाई घुमाइए, यूं घुमाइए, माइनस जे कैप में यहाँ पे करंट आएगा। ये देखिए सी डी में माइनस जे कैप में करंट है, जो कि सही है एकदम। और अगर मैं ए बी पे आऊं तो ए बी का करंट देखिए, ये रहा, ए बी का करंट इस तरफ है, ठीक है, ए बी का करंट इस तरफ है। और यहां पे आप देखिए, ये आपका यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ए बी, तो यहां पे देखिए आप ए बी को इधर घुमाइए, ए बी का करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये एंगल 30 है। तो आप घुमाइए आई एल क्रॉस बी प्लस जे कैप में, तो ये प्लस जे कैप में आ गया। ए बी पे अगर मैं निकालूं फोर्स, तो ए से बी इस तरीके से आपका करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, ये एंगल 30 डिग्री। तो देखिए बी आई एल साइन 30 लिखेंगे सर यहाँ पे, तो इसीलिए ये हो गया बी आई एल एन बाई 2। सही लिखा, ये यही आना चाहिए आंसर। तो बी आई एल बाई 2 जे कैप आना चाहिए। अब इसी तरीके से इसका जब लिखने जाओगे तो यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगी। तो पिछली बार आपने क्या गलत किया था सर, पिछली बार देखो हमने एंगल गलत ले लिया था, आई थिंक सी डी में ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल 150 आना चाहिए था। जी हाँ, तो 150 आना चाहिए था, साइन 150 2 हो जाएगा 1/2, तो इसलिए ये भी सही जवाब हो गया। तो इसका मोर देन 1 करेक्ट था, इसकी करेक्ट आंसर है ए बी सी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का सवाल है। एक यहां पे कॉइल है सिंगल टर्न की जो स्फीयर पे करी गई है, स्फीयर पे एक वायर ऐसी लपेट दी है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर। मास पूरे सिस्टम का m है, रेडियस r है, प्लेन ऑफ द कॉइल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल प्लेन ऑफ द कॉइल है, मतलब कॉइल को ऐसे पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन रखा गया है। अब आपको बोला है इक्वेटोरियल प्लेन में है कॉइल, स्फीयर रोटे इक्विलिब्रियम में है। तो आप बताइए वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया है, आओ देखो मैं सिखाऊं। सबसे पहले यहां पे क्या करना, आप अगर फोर्सेस देखे जाएं, ठीक है, फोर्सेस देखे जाएं तो देखो कैसे होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ठीक है, ये सेंटर के अबाउट फोर्सेस आ गए। अब मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि पूरा कॉइल है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, तो यही बस फोर्स बैलेंस हो गए। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा। अब अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखूं तो नॉर्मल का टॉर्क 0 क्योंकि सेंटर से ही पास कर रहा है। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जानते हो ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका टॉर्क होता है। तो यहां पे आप देखो सेंटर से ही पास कर गया, सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो नॉर्मल का डिस्टेंस सेंटर से 0 है, तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के टॉर्क 0 हो गए। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन बचेगा बस, फ्रिक्शन इस तरीके से लग रहा है, ये सेंटर, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, रेडियस के बराबर, तो हो गया फ्रिक्शन इंटू आर, और फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा इंटू आर। ये आपका टॉर्क है फ्रिक्शन का। अब बारी है कि करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाएगा, अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाता है। ये आपका थीटा हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट वाली लाइन होगी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट देखना पड़ेगा कि नीचे के ऊपर अलोंग द, इधर होगा कि इधर, वो इसके टॉर्क को अपोज करना है। इसका टॉर्क ऐसा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क ऐसा होना चाहिए, तो यही सही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर होना चाहिए। अब टॉर्क क्या होगा यहाँ पे,
एम बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक टॉर्क हो गया। अब ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी ये रेस्ट पे रहेगा। तो आइए इसे बैलेंस कर देते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू आर, साइन थीटा कट गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एम जी स्मॉल आर अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को लिख दिया करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, बचा एम जी अपॉन आई इंटू पाई आर। दिस इज द आंसर। तो किससे मैच करा? ऑप्शन ए से। आगे बढ़ते हुए जल्दी से फटाफट, बढ़िया सवाल देखो, 2006 एडवांस में आया है सवाल। ये सवाल कह रहा है सेंटर में आपने एक्सिस करंट कैरिंग वायर रख दी है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ओ से पास कर रही है। इस तरीके से ये सेटअप आपका दिया हुआ था कॉइल, ये दूसरा करंट कैरिंग कॉइल है। इस कॉइल पे नेट फोर्स कितना है बताइए, नेट टॉर्क कितना है बताइए, और लूप रोटेट करेगा तो किस तरीके से रोटेट करेगा बताइए, कहां से देखते हुए? ओ से देखते हुए। ये ऑब्जर्वर है। आ जाओ मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे, आओ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे वेक्टर आ गए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और ये बी ए वायर है, यहां से करंट I2 जा रहा है, और ये सी डी वायर है, यहां से करंट ऊपर की तरफ I2 जा रहा है। समझ गए? ये सी डी वायर आपको बना दी, ठीक है। अब देखो जरा फोर्स क्या होगा। फोर्स होता है सर बी आई एल क्रॉस बी, मानते हो ये बात? तो अगर पैरेलल हो जाए तो फोर्स 0 होता है। अब देखो जो इस करंट के I1 की मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसी थी और बी ए भी ऐसा है, तो बी ए और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पैरेलल हैं। वैसे ही सी डी पे भी बी ए और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पैरेलल है, तो इस पे फोर्स 0 हो जाएगा। मानते हैं बात? ऑन बी ए एंड सी डी, इन दोनों पे तो फोर्स 0 हो गया। अब बची ये दो वायर है, कौन सी? सी बी और ए डी। तो अब देखो ये वाला केस समझो, ठीक है। आओ, अब इसके सेंटर पे करंट कैरिंग वायर I1 थी, इसकी फील्ड इस तरीके से, तो यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, और करंट यहां पे यूं जा रहा था वायर में, तो करंट यूं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो फोर्स आएगा। फोर्स किधर आएगा? आई एल क्रॉस बी बाहर, तो इस वायर पे फोर्स आएगा आउट ऑफ द प्लेन, फोर्स आउट ऑफ प्लेन। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, तो आप देखो आई एल क्रॉस बी, राइट हैंड आई एल क्रॉस बी इनटू द प्लेन आ गया, तो इस वायर पे फोर्स आएगा इनटू द प्लेन। समझ गए? अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, इंटीग्रेशन करके आएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट सेम होगी, तो दोनों बराबर होंगे। तो एक फोर्स बाहर एक फोर्स अंदर, नेट फोर्स क्या आ गया? 0। इन दोनों पे तो 0 ही है, तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। अब बारी है रोटेट होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आप सोचो, इस सेटअप पे ऊपर से बाहर फोर्स है, नीचे से अंदर फोर्स है, तो ये घूमेगा, टॉर्क लग रहा है, कपल लग रहा है, और ये इस तरीके से घूमेगा। तो ओ से देखने पे ये आपको इस तरीके से यानी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, तो आपको सी से क्लॉकवाइज दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा ओ पे आके इमेजिन करना है कि ये ऐसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। आपसे अंगूठा अंदर जाता है तो क्लॉकवाइज, आपकी तरफ अंगूठा आता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 2002 एडवांस में आया है। ऐसे ही एक और सवाल देखो, 2003 एडवांस में आया है। तो सवाल इजी है, बस मैग्नेटिक टॉर्क का आपको यूज करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आपको यहाँ पे देखो क्या दिया था, एक रेक्टेंगल है PQRS, लेंथ A, विड्थ B दी है, मास M है, फ्री टू रोटेट अबाउट आर्म PQ आर्म पे इसको हिंज कर दिया। देखो रेक्टेंगल को ऐसे हिंज कर दिया PQ के अबाउट, तो अब ग्रेविटी नीचे है, नीचे बुला रही थी, तो mg नीचे की तरफ लगेगा जो सेंटर से
लग रहा होगा इस तरीके से। तो आप देखो जैसे ये पेन है इस तरीके से नीचे गिर जा रही है, क्यों? क्योंकि mg का टॉर्क है, वैसे ही ये रेक्टेंगल भी नीचे गिर जाएगा, mg का टॉर्क है। अब क्या हुआ, आपको बोल रहा है कि टेक वर्टिकली अपवर्ड z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दे दिया है, बोला है लूप xy प्लेन में है, करंट आई है, लूप इज नाउ रिलीज्ड, और पता पड़ा कि इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का मतलब हिंज करा हुआ है, मतलब नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नीचे गिराने वाला टॉर्क mg, बचाने वाला टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क हो जाए। mg का टॉर्क बताओ, देखो mg यहां पे बीच में से लग रहा होगा, तो mg से पर pq से mg की दूरी, ये a की तरफ आ रहे हो तो pq से mg की दूरी कितनी हो जाएगी, हाफ, mg सेंटर पे होगा, तो mg का टॉर्क हो गया a/2। समझ गए? मैग्नेटिक टॉर्क mb sin थीटा। अब बताइए यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, तो ये करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर या नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा सर, यहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, m क्रॉस b करिए, ठीक है। m क्या लिखेंगे हम, करंट इनटू एरिया। अब हमें डायरेक्शन भी इसका पता करना है, ठीक है। डायरेक्शन सर इसका यहां तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, एक कोई डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऊपर है, तो करंट यूं घूम रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया प्लस k कैप, मैग्नेटिक मोमेंट रख दिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अब क्या ले रहे हैं, 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k b नॉट, ये हमने ले ली, ठीक है। चलो अब जब वेक्टर में ही बात कर रहे हैं तो यहां भी वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब देखो mg का टॉर्क कैसा है, ये आपका लूप था, ये ऐसे गिर रहा है, तो जिस तरीके से गिर रहा है उसी तरीके से राइट हैंड रूल घुमाइए इधर, तो mg का टॉर्क किधर आ गया, प्लस जे कैप में, तो ये है मामला आपका प्लस जे कैप। अब इसे सॉल्व करिए, बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, mg a/2 प्लस जे कैप इक्वल टू आई ए बी बी नॉट, देखिए k का k से 0 हो जाएगा, k का i से मिलेगा, k का i से क्या मिलेगा, i j k, k क्रॉस i प्लस जे कैप, ठीक है, k क्रॉस i प्लस जे कैप। ओहो सर ये तो गलत कर रहे हो ना आप, mg का किधर आ रहा है, mg का, हाँ ठीक है, टॉर्क इधर ही आ रहा है, तो ये सही है mg का टॉर्क, और ये टॉर्क आपका यहां पे, ठीक है, इस तरीके से। बेसिकली आपको यहां पे क्या लिखना चाहिए सर, मैं आपको बताऊं, नेट टॉर्क 0 लिख रहे हो आप, तो नेट टॉर्क 0 इस तरीके से लिखो, ठीक है, ये ज्यादा सही तरीका लिखने का। अगर नेट टॉर्क 0 ऐसे लिख रहे हो, नेट टॉर्क यानी टॉर्क का वेक्टर एडिशन का सम 0 हो, इससे आपको देखो क्या मिलेगा कि mg का टॉर्क नेगेटिव होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट के टॉर्क से, इक्वल एंड अपोजिट, वेक्टर में बात करें तो, और डायरेक्शन बात करें तो अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसीलिए यहां पे एक माइनस साइन भी मैं लगा देता हूं। अब देखिए k क्रॉस i j होता है, तो एक माइनस साइन यहां लगा रहे हैं, और इधर j आ गया, और ये 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए a से a कट गया, mg अपॉन 6 b नॉट, ये आपका करंट आ रहा है और माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब क्या हुआ, माइनस आने का मतलब कि मैंने ऊपर माना था मैग्नेटिक मोमेंट, एक्चुअल में वो नीचे होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो इससे जो मेरे को रिजल्ट मिला कि मैग्नेटिक मोमेंट इन माइनस के कैप होना चाहिए, ये हमें रिजल्ट मिला, समझ गए, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, करंट बताइए PQ में, तो इस तरीके से घुमा रहे हो तो PQ में करंट P से Q जाएगा, समझ गए। फिर बोला है मैग्नेटिक फोर्स बताइए और एक्सप्रेशन बताइए, तो देखिए एक्सप्रेशन तो यहां से मिल गया हमें, mg अपॉन 6 b इज इक्वल टू
I इंटू बी नॉट, ये हमारा मैग्नेटिक रिलेशन आ गया। मैग्नेटिक फोर्स आर एस पे बताइए। अब देखिए आर एस वाली ब्रांच बना देते हैं इस तरीके से, इसमें करंट जा रहा होगा आई एल, ये डायरेक्शन हो गया माइनस जे कैप में। मैग्नेटिक फोर्स बताना है इस पे, तो इसका आप क्या करेंगे, आई एल क्रॉस बी करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसकी मैग्नेटिक फील्ड से करके फोर्स आएगा। चलिए तो फोर्स भी बता देते हैं, आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल माइनस जे कैप में क्रॉस 3i प्लस 4k कैप बी नॉट। तो कितना आ गया बेटा, देखो j क्रॉस आई माइनस के कैप, फिर j क्रॉस k प्लस आई कैप, तो ये आपका फोर्स आ रहा है। माइनस साइन अंदर भेज दूं तो -4i प्लस 3k कैप, इस तरीके से देखो आपका फोर्स आएगा। आया बेटा समझ में? तो ये आपका फोर्स आ रहा है, और ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप अलग अलग वायर्स में फोर्स बता सकते थे। करेक्ट। चलो अब बात करते हैं ये वाला सेटअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मैं पूरी कहानी बता दूं। तो स्टार्टिंग में क्या था, आपका ये सेटअप रेस्ट पे था, ठीक है, ये टेंशन 1 टेंशन 2, इसका मास mg, तो टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 mg, सिमेट्री थी तो दोनों टेंशन बराबर हो गए, mg बाय 2 के बराबर हो गए, ये दोनों टेंशन बराबर हो। एक रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज q is moved on the rod suspended by two ideal string. The tension in the strings in equilibrium is T naught. जब आपका कुछ भी नहीं था सेटअप, कोई घुमा नहीं रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो टेंशन T नॉट था, यानी ये वैल्यू T नॉट थी। अब देखिए क्या किया, नाउ अब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच कर दिया और रिंग को रोटेट कर दिया ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से। फाइंड मैक्सिमम ओमेगा विथ विच रिंग कैन बी रोटेटेड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन 3T नॉट बाई 2। आइए ये पूरी कहानी समझिए। सर रिंग को रोटेट करने से हुआ क्या सर? रिंग को रोटेट करने से आप मान सकते हो करंट बहने लगा। करंट बहने लगा तो करंट कैरिंग कॉइल हो गई, करंट कैरिंग कॉइल हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मान लीजिए ये जो रिंग है, ये रिंग इस तरीके से घूम रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा दी है। टॉर्क बताइए क्या होगा, m क्रॉस b। अब देखिए m क्रॉस b, राइट हैंड रूल करिए, m क्रॉस b, तो टॉर्क कैसे आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये रॉड ऐसे घूमने लग गई। अब बताओ क्या हुआ, टेंशन का क्या हुआ, टेंशंस का क्या होगा बताइए जरा, टेंशंस का क्या होगा। तो रॉड जब ऐसे घूमेगी तो टेंशन 2 कम हो जाएगा और टेंशन 1 बढ़ जाएगा, समझ गए? और जो बढ़ा हुआ टेंशन है, ज्यादा टेंशन है, वो 3T नॉट बाई 2 मान सकते थे मैक्सिमम टेंशन, तो T1 डैश को 3T नॉट बाई 2 आप मान सकते थे। आए समझ में? तो देखो T1 डैश प्लस T2 डैश, अभी भी mg के तो बैलेंस है, फोर्स तो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, बोल रहा है मैक्सिमम ओमेगा जो ये रस्सियां विथ स्टैंड कर सकती है मैक्सिमम टेंशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे T नॉट क्या है, mg बाई 2, तो mg बेसिकली क्या हो गया 2T नॉट, यहां पे रख देता हूं, T1 डैश रख देता हूं, T2 डैश देखिए क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2, T नॉट बाई 2 आ गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में फोर्स तो बैलेंस कर दिए, ये टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? आओ इसका टॉर्क का इक्विलिब्रियम अब देखें। देखो टॉर्क का इक्विलिब्रियम मैं सिखाता हूं, ये T1 डैश, ये T2 डैश, ये सेंटर, ये डिस्टेंस d बाई 2, ये डिस्टेंस d बाई 2। तो मैग्नेटिक टॉर्क कैसा लग रहा था वो देखिए, मैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में था। टेंशन 2 का टॉर्क बताइए सेंटर के अबाउट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टॉर्क ऑफ टेंशन 2। और टेंशन 1 का टॉर्क बताइए सेंटर के अबाउट
इस डायरेक्शन में होगा। देखिए समझ में आएगी। तो ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है और ये भी इधर घुमा रहा था। अब बैलेंस करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। नेट टॉर्क जीरो की कंडीशन, जितना एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क है उतना ही क्लॉकवाइज का टॉर्क। तो टॉर्क ऑफ टेंशन 1 डैश इक्वल टू, ये आप लिख सकते थे। तो टेंशन 1 का टॉर्क, टेंशन 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2। उसी तरीके से टेंशन 2 का टॉर्क। और मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, मैग्नेटिक टॉर्क निकाल लेते हैं। ये बेसिकली mb sin 90 mb बचा। अब m क्या लिखेंगे, करंट इंटू एरिया। लेकिन ये तो सर करंट इंटू एरिया कैसे लिखें, ये हम बॉडी दे दी ना, बॉडी के लिए आप क्या यूज करना हमेशा, ये वाला फॉर्मूला हमेशा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा आप लिख देना। समझ गए, इस तरीके से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बताओ, तो ये सेंटर एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, तो m r स्क्वायर ओमेगा, तो देखिए क्या आ गया, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। ये यहां पे रख दिया, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये इक्वेशन आ गई, बस इसमें वैल्यू रखनी। तो देखिए इस तरफ ले आइए, t1 डैश माइनस t2 डैश इंटू d/2 इज इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर b/2। 2 कट गया, d नीचे भेज दो, t1 डैश माइनस t2 डैश इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर b बाय कैपिटल D। अब बताइए जरा, ठीक है, t1 डैश 3t0/2, ये t0/2 यहां पे रख दो, तो 3t0/2 माइनस t0/2 कितना हो गया, ये t0 हो जाएगा, q ओमेगा r स्क्वायर b/D। तो आप देखिए यहां से रिलेशन आ गया। पूछा क्या था हमसे, क्या पूछा था हमसे, ओमेगा बताइए। तो ओमेगा देखिए आ गया d t0 अपॉन q r स्क्वायर इंटू b। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर जो आपने यहां से टॉर्क बैलेंस करके बताया। तो देखिए मैकेनिक्स के सवाल भी यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। और देखिए ये आखिरी सवाल आज की क्लास का, ये सवाल देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है वर्क डन बताइए। अब वर्क डन आप कैसे बताएंगे, चलिए बताइए। तो वर्क डन हम कैसे बताते, आओ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते हैं इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 दी रहती, ये ध्यान रखना हमेशा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस m डॉट p से, देखेंगे क्या था, cos थीटा sin थीटा, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर हम इसमें वैल्यू डालेंगे। आओ करते हैं। तो मेटेलिक वायर है, इसको क्या कर दिया सर हमने, इससे हमने स्क्वायर बनाया है, जिसकी साइड लेंथ आपको L, किसकी साइड लेंथ आपको A दी थी। इसमें I करंट है और इसको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं क्रॉस में है। तो आपका करंट भी, मैं एक काम करता हूं इसी तरीके से मान लेता हूं कि करंट भी यूं जा रहा है, तो करंट भी यूं जा रहा है मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mb cos 0, सेम डायरेक्शन में हो गए दोनों, तो माइनस mb, और m कितना है, करंट इनटू एरिया, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बोला है शेप को क्या बना दिया, लूप बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है, लेंथ सेम रखी, और बोला है अब वर्क डन बनाओ इसको ऐसे बनाने में। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस करंट इनटू एरिया, दैट्स इट। तो आप वर्क डन कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए आई बी नॉट बाहर, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आपका आंसर बचेगा। अब आपको रेडियस निकालना था, रेडियस कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ बराबर करके, 4a टोटल लेंथ थी 2 पाई आर के बराबर,
रेडियस देखो आ गया यहाँ से 2a/पाई और यहाँ पे रख देना था, ठीक है। तो ये हो गया a² माइनस पाई 4a² एक पाई कट गया, a² कॉमन, I/B0 a² 1 माइनस 4/पाई। ये आपका वर्क डन आ गया। और देखो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। तो दिस वाज टुडेज क्लास। बहुत सीखने को मिला, बहुत सारे सवाल अच्छे वाले देखे, एडवांस के सवाल देखे। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जिन टॉपिक्स पे आप सेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।